हेलो गाइस, वेलकम टू आर के एस। गाइस टुडे 5 जून। आज 5 जून है और 5 जून में हम लोग आज द हिंदू का एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। ओके, द हिंदू का एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम लोग 3 टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है एग्रो बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड है एक्सपोजोमिक एंड थर्ड है ईवी से रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल आया था साइड कॉलम में। ओके, तो इसी के साथ साथ जैसे जैसे आर्टिकल ख़त्म हो रहा है उसका मैं आपको बताऊंगा कि वो मेंस और प्रीलिम्स के रिलेटेड कैसे इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके प्रीलिम्स के प्रीलिम्स के एंड मेंस के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली। और ये जो मेंस वाला क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट करो और इसका जो मॉडल आंसर है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, आंसर को कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली एक आंसर राइटिंग कोर्स की तरह मैं बोल सकता हूँ। ये हम लोग इसको देखेंगे। एवरीडे आई अपलोड दी एडिटोरियल का पार्ट एंड विथ इट द मेंस और प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आप मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और इसका मॉडल आंसर्स मैं शाम को अपलोड किया करूँगा और तब आप देख के आपका मॉडल आंसर चेक कर सकते हो। ओके, ऑल गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। ओके देन और फर्स्ट टॉपिक इज एग्रो बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया फूड सिक्योरिटी। ओके, ये जीएस में जीएस के मेंस में GS3 से आएगा। ओके, कौन सा टॉपिक? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ओके, GS3 मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक टर्म यूज की है बायो हैप्पीनेस। तो ये सारा जो आर्टिकल है ना बायो हैप्पीनेस के अराउंड घूम रहा है। तो ये बायो हैप्पीनेस क्या है और हमें क्यों बायो हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहिए, बेसिकली ये सब आर्टिकल में बोला गया। तो चलो इस आर्टिकल को देखते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले व्हाट इज एग्रो बायोडाइवर्सिटी। ये एग्रो बायोडाइवर्सिटी है क्या? बेसिकली इट रेफर्स टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। समझो कि आपका एक फार्म है। ओके, फार्म में आप यहाँ पे खेती कर रहे हो। ओके, और यहाँ पे आपका एक गाय आपने पाली हुई है जो गाय दूध देती है। आप क्या करो, जो गाय दूध देती है ऑब्वियसली गोबर भी देगी। ओके, और वो गोबर को आप क्या करते हो, एज अ उस काउडंग को आप यहाँ पे एज अ फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो। तो एक होलिस्टिक अप्रोच जा रहा है आपको। एग्रो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, रिफर्स टू वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली इस सॉइल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए। ओके, तो इससे क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स क्रॉप डाइवर्सिटी। जैसे क्रॉप डाइवर्सिटी कैसे, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग क्रैश क्रॉप्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में ताकि हमें पैसे मिले अच्छे खासे। बट एग्रो बायोडाइवर्सिटी से हमें क्रॉप डाइवर्सिटी आ जाती है, जैसे मिलेट, लिग्यूम्स, सीरियल्स हम लोग वो उगा सकते हैं। लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम हम लोग पास ऑन करते हैं एंड सॉइल माइक्रो पॉलिनेटर्स को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये होता है एग्रो बायोडाइवर्सिटी। आपको क्या करना है, यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगी? यूपीएससी इसके ऊपर प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगी। और प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगी? ये नहीं पूछेगी कि व्हाट इज एग्रो बायोडाइवर्सिटी, इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी। एप्लीकेशन, ओके, कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द एग्रो बायोडाइवर्सिटी, ये सारे क्वेश्चन। आपको अगर बेसिक क्लियर है कि एग्रो बायोडाइवर्सिटी क्या है तो ऑब्वियसली उसके एप्लीकेशन भी आपको क्लियर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट एक बेसिक है कि इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी लैंडस्केप। जैसे इंडिया अकाउंट फॉर 2% ऑफ ग्लोबल लैंड बट 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ये आप एज इट इज मीन्स में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री। ओके, जितने भी कंट्रीज है उसमें से हमारा 17 मेगा, दुनिया में जितने भी कंट्रीज है उसमें से 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, उसमें से इंडिया एक कंट्री है। ओके, होम टू 4 आउट ऑफ 36 ग्लोबल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, 36 हॉटस्पॉट्स है, उसमें से 4 इंडिया में। कौन से 4 इंडिया में है? एक तो हिमालयाज, देन इंडो बर्मा रीजन, ओके, देन इसके बाद वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एंड सदर्न लैंड। ठीक है, 36 में से 4 क्या है? इंडिया में है। तो ये एनवायरनमेंट में पूछा जा सकता है। ओके, देन रिकॉग्नाइज एज 8 ग्लोबल सेंटर ऑफ फूड क्रॉप ओरिजिन। ओके, तो आपको होमवर्क है, आप मुझे बताओ कि कौन से जो फूड क्रॉप ओरिजिन इंडिया से हो रखे हैं। ओके, वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इन इंडिया एक्सीड 130 ट्रिलियंस पर ईयर। इसको आप क्या कर सकते हो, ये एज अ डेटा यूज कर सकते हो। कहाँ पे? आपके मेंस के आंसर में। ओके, देन करंट चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है करके ये एग्रो बायोडाइवर्सिटी और उसके चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल नॉलेज। ओके, ट्राइबल्स लाइक निशी और अपतानी यूज फॉरेस्ट फूड्स बट नॉलेज इज वैनिशिंग। मतलब वो नॉलेज खत्म हो रही है। culinary, medical and ecological practice not being passed
ओके तो सबसे पहले क्या इश्यूज आ रहे करंट चैलेंजेस कि डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल नॉलेज, ओके ये नाम आप यूज़ कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल एज एन केस स्टडी। देन मोनोकल्चरल एंड डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग राइस और वीट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। राइस, वीट, मेज अकाउंट फॉर 50% ऑफ प्लांट बेस्ड कैलोरीज ग्लोबली। ओके ये एक डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चैलेंजेस है। उससे क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग की वजह से क्या हो रहा है, मोनोकल्चर एंड डिपेंडेंसी ऑफ फ्यूअर क्रॉप्स, उसके वजह से क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, हायर ससेबिलिटी टू क्लाइमेट शॉक एंड राइजिंग एनसीडीज। ओके जैसे कि डायबिटीज़, ओके एनसीडीज मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, राइज हो रही है। क्यों, फ्यूअर क्रॉप की वजह से। देन निगलेक्ट ऑफ इंडिजीनियस क्रॉप्स। इंडिजीनियस क्रॉप क्या है, स्मॉल मिलेट्स है, जैक फ्रूट्स है, लिग्मिन्स है, यैम्स है, जो न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच है, उसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। एंड अंडर यूटिलाइज्ड स्पीशीज होती है NUS, निगलेक्टेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड स्पीशीज। बट इसी क्रॉप्स को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स करके रीब्रांड करने हैं। ओके उससे क्या होगा, क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी, ये जो क्रॉप्स है क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे है, न्यूट्रिएंट रिचनेस है उसके, और लोकल सस्टेनेबिलिटी है। ओके तो ये जो आर्टिकल है तो ये सारी चीज़ें कह रहा है। तो इसी में यहाँ पे हम लोग केस स्टडीज़ और कम्युनिटी एफर्ट्स देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या दे दिया था। कोली हिल्स एंड तमिलनाडु, ठीक है, कोली हिल्स कहाँ पे, तमिलनाडु है। ये प्लेसेस इन न्यूज़ में भी आ सकता है कि कोली हिल्स क्या है, तमिलनाडु में। शिफ्टेड फ्रॉम मिलेट टू कैश क्रॉप लेड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओके पहले क्या करते थे, मिलेट उगाते थे, अब वो क्या कर रहे, पैसे कमाने के लिए कैश क्रॉप की तरफ मूव हो गया। उसके वजह से क्या हो गया, उसके वजह से हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे हमने चैलेंजेस में पढ़ा था, देखो ठीक है, कहाँ गया, हाइयर सेसिबिलिटी टू क्लाइमेट शॉक्स। ओके तो फिर इसके वजह से क्या हो रहा है, द MS स्वामीनाथन फाउंडेशन हेल्प रिवाइव मिलेट फार्मिंग, ओके वाया फार्म लेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, वुमेन एम्पावरमेंट, सॉइल एंड वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग। ओके तो इसके लिए आपको याद होगा सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाया ना, तो ये यहाँ पे भी ये हेल्प होता है। देन इसके बाद क्या है, ओडिशा मिलेट मिशन। ओडिशा मिलेट मिशन क्या कहता है, कम्युनिटी लेड मिलेट रिवाइवल। ओके एम्फोसिस ऑन लोकल कंजम्पशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केट लिंकेज। ये दो एग्जांपल्स है, आप आपके आंसर में यूज कर सकते हो। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आ रखे हैं, कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में प्लस श्री अन्न योजना। ये क्या है, दोनों भी मिलेट से रिलेटेड है। इट प्रोमोट मिलेट फॉर हेल्थ, इकोनॉमी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। इट फोकसेस ऑन प्रोडक्शन एनहांसमेंट, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट एंड ब्रांडिंग अवेयरनेस। ओके और उसके बाद स्टेट मिशन भी ऑन मिलेट, जैसे कि स्टेट लाइट ओडिशा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ हैज लॉन्च मिलेट मिशंस। अब देखो ये तो हो गया, एक नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए इसकी, ओके इसकी नेक्स्ट स्टेप है कि इंक्लूड माइनर मिलेट्स इन PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की दुकान होती है उसमें माइनर मिलेट ऐड कर दो, प्लस मिड डे मील में भी लेके आ जाओ इसे। ओके उससे क्या होगा, न्यूट्रिशन एनहांस हो जाएंगे बच्चों के। ओके तो एक विजनरी पर्सपेक्टिव क्या है, तो यही विजनरी पर्सपेक्टिव है कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके इट इज अल्टरनेटिव टू केमिकल इंटेंसिव ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके जैसे क्या हुआ था, जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल एनहांस थे। ओके तो ये क्या है, ऑल्टरनेटिव होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन से, केमिकल इंटेंसिव के अगेंस्ट होगा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके इट प्रोमोट्स इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। इट प्रोमोट्स बायो हैप्पीनेस, तो यही है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे आर्टिकल का। इट प्रोमोट बायो हैप्पीनेस, दैट इज सस्टेनेबल वेलबिंग थ्रू बायोडाइवर्सिटी। ओके तो यह है इंपॉर्टेंट पार्ट। देन इसके बाद अगर कुछ इश्यूज आ गए तो हम उसको ऑब्वियसली जो हमने पूरा आर्टिकल देखा उसको हम लोग एक वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप एज एन वे फॉरवर्ड आपके आंसर्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड लिख सकते हो। दैट इज वी शुड प्रोमोट इंटीग्रेटेड एग्रो बायोडाइवर्सिटी टू मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर एंड फूड पॉलिसीज, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व ट्राइबल एंड लोकल नॉलेज सिस्टम, प्रोमोट NUS क्रॉप्स वाई इंसेंटिव MSP एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, स्ट्रेंथिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ओके एंड एक्सपांड वैल्यू चेन एंड मार्केट फॉर लोकल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट। ओके तो ये आपका वे फॉरवर्ड हो गया, इसको मेजर्स भी बोल सकते हैं, इसको वे फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ कंक्लूड करना है तो उसको सिंपली आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी इज नॉट जस्ट अ नेचुरल हेरिटेज बट अ स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर फूड सिक्योरिटी, public health and climate resilience. Reviving traditional crops, empowering communities and promoting sustainable practices can lead to India towards an inclusive, ecological, balanced and nutritional secure future, aligning with the UN SDGs and Indian development goals.
ओके क्या किया, एक पूरा आर्टिकल था उसको होलिस्टिकली हमने इस लाइन में डाल दिया। ओके क्लियर है ये आर्टिकल एग्रो बायोडाइवर्सिटी। तो ये वाले क्वेश्चन से ये 2 क्वेश्चन आप पॉज करके अटेंड कर लेना। ओके एंड देन ट्राई करो कि ये वाला क्वेश्चन जो GS3 का पेपर है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, और इसका मैं मॉडल आंसर प्लस वीडियो डिस्कशन अपलोड करूँगा शाम तक। ओके तो ये वाला तो हो गया, ठीक है। देन लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपोजोमिक। ये एक्सपोजोमिक क्या है, नाम ही अजीब सा लग रहा है कि सर एक्सपोजोमिक क्या होता है। एक्सपोजोमिक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज 5 जून है। 5 जून मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 फोकसेस ऑन एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूडिंग माइक्रोप्लास्टिक विच अमॉन्ग hidden which are among many hidden environmental hazards। ओके तो ये क्या होगा कि हमारा क्या है यहाँ पे, आज 5 जून है विच इज़ एनवायरमेंटल डे। तो यहाँ पे हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि एंडिंग प्लास्टिक सोल्यूशन। ठीक है, ये तो आर्टिकल क्या बोल रहा है, द आर्टिकल डिस्कसेस इंडियाज राइजिंग एनवायरमेंटल डिजीजेस बर्डन एंड इंट्रोड्यूस एक्सपोजोमिक, अ न्यू साइंटिफिक फील्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ एनवायरमेंटल एक्सपोजर इम्पैक्ट हेल्थ अक्रॉस अ लाइफ टाइम। ओके तो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि जो भी एनवायरमेंटल डिजीजेस, एनवायरमेंट की वजह से हमें डिजीजेस हो रही है, ओके तो वो हम लोग कैसे टाल सकते हैं, और ये एक्सपोजोमिक को क्या है करके, ठीक है, और उसको कैसे इंक्लूड करके हम लोग वो डिजीजेस है जो कम कर सकते हैं। ओके तो इसमें क्या की इशू, सबसे पहले तो ये जो एक्सपोजोमिक है उसको यूज़ करना कैसे है, उसके पहले ये समझना है कि हमारे पास की इश्यूज़ क्या है एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले इंडियन एनवायरमेंटल हजर्ट्स, microplastic, chemical mixture, noise pollution are not fully detectable but currently human sense or monitoring technologies। Okay, the invisible threat contributes sufficient to disease but not adequately monitored or regulated। Again hidden environmental hazards है ये। Okay, then second क्या है, India's alarming environmental health burden। Okay, data से देखते हैं इसको। India account for near about 25% of global environmental disease burden। Okay, according to the global burden of diseases 2021 की रिपोर्ट है, OEH risk, occupational and environment health account for 12.8 million global death, 3 million death in India, and over 50% of NCD burden। like NCD क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, COPD एंड आस्मा, डायबिटीज। ओके इसके बाद लीड एक्सपोजर इन इंडिया। लीड एक्सपोजर की वजह से क्या हो रहा है, बच्चों का IQ ना 2 से 3 पॉइंट का कम हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे 154 मिलियंस IQ पॉइंट्स इंडिया में ही लॉस हो रहे हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इशू क्या है, लिमिटेशन ऑफ करंट डिजीज मॉडल। ओके करंट डिजीज मॉडल मतलब GDP इंक्लूड्स ओनली, ओके 11 एनवायरमेंटल रिस्क कैटेगरीज। ओके दैट इज एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन। ओके कितने 11 ही है एनवायरमेंटल रिस्क कैटेगरीज है। इट एक्सक्लूड इमरजेंसी रिस्क, जैसे केमिकल रिएक्शन से जो भी इश्यूज हो रहा है वो हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। फिजिकल रिस्क जैसे इशू हो रहा है वो भी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्लाइमेट एम्पलीफाइड रिस्क जैसे कि हीट वेव, फ्लड्स एंड फूड इनसिक्योरिटी। ओके तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंटल, जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स आर नॉट वेल रिप्रेजेंटेड। ओके तो इसी की वजह से क्या लाया हमने, एक्सपोजोमिक ला गया। ठीक है, एक्सपोजोमिक बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ टोटल the total of an environmental exposure of a person experiences throughout the life and how they affect health। okay जैसे कि कोई भी इश्यूज है, okay कोई भी इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, अगर इट कैन बी केमिकल इशू और इट कैन बी फिजिकल इशू और इट कैन बी एनी इशू। ओके तो ये क्या हो रहा है, ओवर द लाइफ टाइम वो आपकी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, और वो कैसे एक्सपोजर मतलब कि एक्सपोजर मतलब कैसे एक्सपोजर समझाओ तो आपको कि आप कैसे उसको उस चीज़ को इम्पैक्ट को एक्सपोज हो रहे हो। ओके वो जो भी इश्यूज है उसको आप कैसे एक्सपोज हो रहे हो, तो ये चीज़ें आपको एक्सपोजोमिक में ये होता पता चल जाएगी। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, इट केम आफ्टर द ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट विच शो दैट द जीन्स अलोन कांट एक्सप्लेन मोस्ट डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बंदा है उसको कोई डिजीज़ है और उसके फैमिली हेरिडिटरी से वो डिजीज़ मिला नहीं है, बट स्टिल वो डिजीज़ उसको है। ओके तो सिर्फ जीन्स की वजह से नहीं, बाकी के फैक्टर्स भी है। तो वन ऑफ द फैक्टर इज़ व्हाट, एक्सपोजोम्स। ओके एक्सपोजोम्स के थ्रू हमें वो फैक्टर्स पता लगेंगे कि क्या क्या और फैक्टर हो सकते हैं कि उसको वो डिजीज़ क्यों हुआ है। ओके
ये क्या क्या कंबाइन करता है? एक्सपोजोम क्या क्या? एक्सपोजोमिक कंबाइंस एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इज पोल्यूशन, केमिकल, साइकोसोशल स्ट्रेस, लाइफस्टाइल एंड डाइट, जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक फैक्टर्स एंड अक्रॉस द लाइफ टाइम, नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, मतलब इससे रिलेटेड जो भी आपको हार्म होगा एनवायरमेंटल, इससे रिलेटेड जो भी आपको हार्म होगा एनवायरमेंटल इश्यूज से, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंबाइन करता है। एक्सपोजोमिक से हमें पता लग जाएंगी। और एक्सपोजोमिक सिर्फ आपकी ये लाइफ स्पैन है, मतलब सिर्फ अगर आपको यहाँ पे इशू हो गया है या फिर यहाँ पे इशू हो, ऐसा नहीं है, ये पूरे लाइफ स्पैन को कवर करता है। ओके, देन नेक्स्ट, हाउ एक्सपोजोमिक वर्क। इट इंटीग्रेट्स रियल टाइम सेंसर एंड वेरिएबल फॉर पर्सनल एक्सपोजर। ओके, जैसे कि एक घड़ी की तरह देगा कुछ तो। ओके, अनटारगेटेड केमिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन सैंपल, ऑर्गन ऑन चिप टू स्टिमुलेट हाउ ह्यूमन ऑर्गन रिस्पॉन्ड टू पोल्यूटेंट्स। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे एक्सपोजोमिक से समझने के लिए। एंड देन बिग डेटा, ए एंड बायो इंफॉर्मेटिक फॉर EWS, एक्सपोजर वाइड एसोसिएशन स्टडीज। ओके, क्लियर है? बेसिकली अगेन यूपीएससी इसका एप्लीकेशन बेस्ट पूछेगा एक्सपोजोमिक से, या फिर उसकी डेफिनेशन पूछेगा, क्योंकि वर्ड ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देन इंडियाज रोल एंड चैलेंजेस। देखो अभी यहाँ पे हम लोग में, यहाँ पे ये हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कैसे क्या? लैक ऑफ डेटा सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, ये यहाँ पे हमारे सबसे बहुत बड़ा इशू है। देन इंडिया में अपॉर्चुनिटीज भी तो बहुत है, लिपफ्रॉग इनटू डेटा ड्रिवन कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स, यूजिंग एक्सपोजोमिक टू इम्प्रूव डिजीज प्रिडिक्शन, पॉलिसी मेकिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग। कहाँ कहाँ एक्सपोजोमिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं? टू इम्प्रूव डिजीज प्रिडिक्शन, पॉलिसी मेकिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के यहाँ पे हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया में अर्जेंसी है, इंडिया मस्ट मेंशन एनवायरमेंटल हेल्थ इनटू नेशनल हेल्थ सिस्टम। ये बिल्कुल इमरजेंसी है, ठीक है। जैसे दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है, उसके वजह से लोगों की हेल्थ ख़राब हो जाती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज रिस्क मल्टीप्लायर। ओके, वर्सन हेल्थ इम्पैक्ट थ्रू क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि वेक्टर बोर्न डिसीज बढ़ रही है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एंजाइटी फ्रॉम इकोलॉजिकल लॉसेस। ओके, और इवन इनफैक्ट द क्लाइमेट सेंसिटिव इवेंट्स हैव कंपाउंडेड एंड अ सिनर्जेटिक इफेक्ट अमॉन्ग वल्नरेबल कम्युनिटीज। ओके, जो भी इश्यूज हो रहे हैं क्लाइमेट सेंसिटिविटी के वजह से, वो क्या हो रहा है कि अमॉन्ग किसके? वल्नरेबल कम्युनिटीज, मतलब क्या? विमेन है, ट्राइबल्स है, ठीक है, ये क्या है? वल्नरेबल कम्युनिटीज है। देन अगेन पूरा जो आर्टिकल का सार है उसको हम लोग कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? फ्यूचर वर्ल्ड एनवायरमेंट डेज शुड नॉट टॉक अबाउट pollution control but also focus on mapping and managing the totality of environmental exposures, the human exposomes। ठीक है, मतलब क्या? हमें बस बात नहीं करनी कि इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसको अब कैसे मैनेज भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ओके, देन अगेन ये जो 2 क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करो। इसके साथ साथ ये जो मीन्स वाला क्वेश्चन है इसको एड्रेस करो, इसको लिखो, इसका फ्रेमवर्क बनाओ बेसिकली, और इसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। एंड देन आज का आपका लास्ट टॉपिक है इंडियाज ईवीज इंपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑन 2 June 2025 इंडिया लॉन्चेस 50% कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ईवीज अंडर द SPMEPCI स्कीम। ये SPMEPCI स्कीम क्या है? स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स इन इंडिया, लॉन्च इन March 2024। आपको होमवर्क है या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देता हूँ ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने कंडीशंस क्या रखी थी? कंपनी मस्ट इन्वेस्ट 4,150 करोड़ इन 3 years एंड अचीव 25% ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। ये बोला था, तब जाकर आपको 15% कंसेशन मिलेगा इंपोर्ट ड्यूटी पे। ठीक है, ये पॉलिसी एम टू अट्रैक्ट ग्लोबल ईवी मार्केट मेकर्स लाइक टेस्ला टू मैन्युफैक्चर कार्स इन इंडिया। बट ये जो इंडिया का ये जो पॉलिसी है, ठीक है, ये जो पॉलिसी हमने बनाई है या फिर जो कंडीशन रखी है, इसको ना थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग एज इनके एक्सपर्ट्स। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? सिंपल है, क्या इशू? नो मैंडेट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सख्त ज़रूरत है। इंडिया लैग्स बिहाइंड चाइना एंड USA इन सिक्योरिंग कोर EV टेक्नोलॉजीज, स्पेशली बैटरी टेक्स। ओके, अब देखो, हम अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे ही नहीं तो इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? ओके, वो कह रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत, अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है तो टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड इस पॉलिसी में कुछ नहीं है। तो चाइना की सक्सेस का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा था कि चाइना क्या करता है? फोर्स जॉइंट वेंचर, मतलब आपको जॉइंट वेंचर में ही आना पड़ेगा, प्लस 250 बिलियन इन सब्सिडीज देता है, इज इक्वल टू टेक ट्रांसफर प्लस EV लीडरशिप।
ओके मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, टेक ट्रांसफर कंपलसरी है. इंडिया रिस्क बिकमिंग एंड असेंबली हब इफ डोंट पुश फॉर जॉइंट वेंचर और बैटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ओके तो ये ज़रूरी है इंडिया में. तो वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं ईवी से रिलेटेड, मेक जॉइंट मैंडेट जॉइंट वेंचर फॉर फॉरेन प्लेयर्स, build battery R&D and manufacturing capacities, ensure long-term policy stability and ramp up infrastructure, and learn from China's EV playbook for self-reliance and competitiveness. ओके तो बेसिकली ये छोटा सा एक आर्टिकल था कि उसमें आर्टिकल में कुछ ने बोला है कि जो हमारी न्यू पॉलिसी है उसमें क्या है, उसमें टेक ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ नहीं है और हमें टेक ट्रांसफ़र करना चाहिए था. ओके गाइस, तो इसकी जो आपको PDF है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी. वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप आपको कमेंट सेक्शन में उसकी या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच.